हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बजा है सुबह का 5:30। ठीक है, और हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दें, जिससे आप लोगों को देर ना हो। ठीक है, तो चलिए देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इसी चैनल पर, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप लोग उसको जाकर रिव्यू कर सकते हो। ठीक, उसमें अभी क्लास 1 और क्लास 2 हुआ है। ठीक है, और मैं ज्योग्राफी यूपीएससी और यूपीपीएससी पर्सपेक्टिव से एकदम डीप और डिटेल से पढ़ा रही हूँ। अभी भी आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी कवर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जाके वो दोनों क्लास करके, ठीक है, उसके बाद आप लोग टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोग अगर इस क्लास से आए हो तब भी आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने, पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने भूकंप के बारे में, पहले हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चैप्टर उठाया है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए 2 तरह के स्रोत को डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें 2 तरह के स्रोत क्या थे। पहला था एक प्रत्यक्ष, ठीक, और दूसरा था एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों स्रोत मैंने बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि इन सबको याद रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से आप लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ पाओगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्यक्ष जो तरीके हैं, ठीक है, उनसे हम लोग किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाएंगे, उसमें कौन कौन से मेनली स्रोत आते हैं। तो पहला एक ज्वालामुखी उद्गार मैंने आप लोगों को बताया था, और दूसरा मैंने खनन बताया था। ठीक है, आई होप आप लोग दिमाग में चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोतों में मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल बताया था। ठीक है, तापमान और दाब में क्या परिवर्तन की दर को बताया था। ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र बताया था। इसी तरह 2-3 फैक्टर और थे। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत थे जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद करते थे। क्योंकि पृथ्वी में आंतरिक तक, अंदर तक जाने पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम लोग जान ही नहीं पाए कि पृथ्वी के अंदर क्या है ना। तो कई तरह के साइंटिस्टों ने रिसर्च की और उसके बाद ये 2 आधार निकाले जिसके बेसिस पर वो लोग बता सकते थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं कैसे नापी जा सकती। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भूकंप की बात आती है। ठीक है, तो भूकंप के आने की प्रोसेस, ठीक है, वो कैसे आता है, क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया है। प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में उसको रिव्यू करिए। ठीक है, तो देखो भूकंप में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भूकंप की एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ छोटे शब्दों में। ठीक है, कि ये आप लोगों का फोकस है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एकदम केंद्र जो होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। फोकस के जस्ट ऊपर जब वेव मूवमेंट करती हैं और तुरंत 90 डिग्री का कोण बनाकर स्थल पर पहुँचती हैं, तो वो क्या होता है, उस भूकंप का एपी सेंटर होता है। ठीक है, एपी सेंटर उसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ सॉरी। ठीक है, और उसके बाद मैंने पी वेव और एस वेव और सर, है ना, पी और एस वेव मैंने आप लोगों को याद करो बताया था कि ये दोनों बॉडी वेव हैं, है ना। उसके बाद एक सरफेस वेव होती है, यही सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, यही सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरह की मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी। आई होप आप लोग रिकॉल कर पाए हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से पढ़ाना बाकी रह गया था छाया क्षेत्र, यानी कि शैडो जोन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखो भाई, छाया क्षेत्र, शैडो जोन। ठीक है, इसको यानी कि देखो, भूकंप लेखी यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगों को ये अभिलेखित करते हैं। ठीक है, यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर भी भूकंप तरंग करते हैं। ठीक है, भूकंप लेखी अभिकेंद्र पर 145 डिग्री से, है ना, उसके पर केवल पी तरंगे तक पहुंचती हैं। अब देखो पी तरंगे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब देखो पी तरंगों के बारे में समझो। पी तरंगों के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, तो पी वेव ऊपर की तरफ भी मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद जब ये अंदर की तरफ, ऊपर वाला पार्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ऊपर वाला पार्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्रस्ट बताया था। ठीक है, तो ये क्रस्ट में मूवमेंट कर रही है पी वेव। ठीक है, सीधे नहीं जा रही है पर थोड़ा मोड़ रही है। उसके बाद ये क्रोड है। ठीक, तो अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब ये जाती हैं तो
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के यानी कि कोर का पार्ट थोड़ा जो है, ऊपर वाला कोर का पार्ट द्रव है, तो द्रव में जाके आप लोगों को दिख रहा होगा ये मुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे सीधे चली जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल रहा है। उसके बाद अब एस वेव के बारे में बता रहे हैं। अब एस वेव को देखो, एस वेव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सिर्फ सॉलिड में ही मूवमेंट करती है, ठीक, यानी कि इनका सिर्फ सॉलिड में ही मूवमेंट होता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो क्या है वो ठोस है, तो ये सिर्फ ऊपरी परत तक आती है और कितना कोण बनाती है, 105 डिग्री, ठीक है। तो इतना याद रखोगे एस वेव के बारे में। अब देखो एक मिनट, अगर हम लोग पी और एस वेव दोनों की बात करें तो पी वेव देखो पहले यहाँ 105 डिग्री तक कोण बनाया और उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर 145 डिग्री का यानी कि 145 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो ये पी वेव यहाँ पर आती है और पी वेव यहाँ पर आती है, ठीक है। एक मिनट, पी वेव यहाँ पर आती है और ये एस वेव है, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा कॉमन देख रहे हो कि ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया ये क्या है, ये पूरा कवर किए जा रहे हैं पी वेव या फिर एस वेव के तहत, ठीक है। तो ये छाया क्षेत्र क्या आ रहा है, ये इतना आ रहा है 105 से 145 डिग्री तक, ठीक। तो ये जो 105 और 145 डिग्री तक है, ये पी और एस दोनों वेव का क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। तो ये इतना ही बस इसमें पढ़ाना था और इतना ही आप लोगों को याद रखना था, ठीक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है और क्वेश्चन में आएगी तो यही आएगी कि 105 से 145 डिग्री के बीच का जो कोण होता है, ठीक, इसमें पी और एस दोनों वेव के क्या होते हैं, छाया क्षेत्र बनते हैं, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे भूकंप के प्रकार। तो देखो भूकंप के प्रकार, पहले क्या है, पहला है सामान्य विवर्तनिक। इसमें क्या होता है, भूकंप अधिक आते हैं, ठीक है, और भूकंप भ्रंशस्थल के किनारे चट्टानों से सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो विवर्तनिक जो टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं, टेक्टोनिक भूकंप होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद ये आने के प्रकार मतलब आते कैसे, जब भ्रंशस्थल के किनारे की जो चट्टानें हैं वो आपस में क्या सरक जाते हैं, मतलब कोई मान लो कि कोई ऐसी संरचना होगी और ये आपस में या फिर इधर मूवमेंट कर गई और या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर गई, तो इस तरह से टेक्टोनिक मूवमेंट आता है और यही सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रकार क्या बताया कि एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन यानी कि वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। तो मान लो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के जो क्षेत्र होंगे वहीं पर ये भूकंप आते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी जन यानी कि वोल्केनिक भूकंप बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि वोल्केनिक अर्थक्वेक। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप लोगों ने एक सुना होगा रिंग ऑफ फायर, ठीक, रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र किसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर के क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के नाम भी याद होना चाहिए, जैसे कि भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन, ठीक। तो बैरन इसका नाम याद रखोगे, ठीक है। ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक। तो इसका नाम कुछ याद रख सकते हो आप लोग। इसी तरह और भी है, ठीक है। एक एटना है, ठीक, एटना शायद इटली में, ठीक। तो इतना याद रखोगे। उसके बाद तीसरा क्या है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत कार्यों पे भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात यानी कि कॉलेप्स बोलते हैं। तो नियात के बारे में याद रखोगे। उसके बाद कभी कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट में भूमि की कंपन होती है, जिससे एक्सप्लोजन का भूकंप आता है, यानी कि, ठीक। फिर भूकंप बड़े बाग वाले क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें बांध जनित यानी कि रिजर्वायर भूकंप बोलते हैं। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को एक बार पढ़ना जरूरी था। अब देखो भूकंप की माप करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें पता होंगी। एक पहला रिक्टर स्केल, ठीक, रिक्टर स्केल। उसके बाद मर्केली, ठीक, मर्केली, रिक्टर, ठीक है। उसके बाद मर्केली। तो इतना याद रखोगे, ठीक है। अब देखो रिक्टर स्केल में क्या होता है, रिक्टर स्केल में इसकी स्पेशलिटी, रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता यानी कि उसकी ऊर्जा नापा जाता है, ठीक। तो ये बात हमेशा याद रखोगे कि रिक्टर स्केल पर जो नापा जाता है वो भूकंप की ऊर्जा को नापा जाता है,
लेकिन मरकरी स्केल पर क्या मापा जाता है? मरकरी स्केल पर याद रखोगे कि भूकंप की तीव्रता से जो क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर जो विनाश मचा, उस विनाश को मापा जाता है कि कितना विनाश हुआ इस भूकंप की वजह से। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है और यही दोनों पैमाने हैं भूकंप की माप करने का, जो कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है। इतना लंबा पैरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और भी याद रखो कि इसको पैमाना क्या है, इसका पैमाना के मात्रक के मापक के नंबर क्या है, 0 से 10 है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद अब भूकंप के प्रभाव, ये आप लोगों को मेंस में भी मदद करेंगे। तो आप लोगों को कुछ चुनिंदा प्रभाव याद रखने चाहिए हर टाइम। ठीक, जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, ठीक है, भूस्खलन यानी कि या पंख स्खलन। ठीक, तो ये समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद मृदा द्रवण। मृदा द्रवण का मतलब कुछ इस तरह है कि जब भूकंप आता है, ठीक, तो भूकंप के दौरान जो मिट्टी अपनी मजबूती खोने लगती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मृदा द्रवण बोलते हैं। तो इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो, याद रखना। फिर धरातल पर एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बाग तथा तटबंध के टूटने से बाढ़ आना, आग लगना, इमारतों का टूटना, वस्तुएं और गिरना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग अपने एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ाने के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, उसमें सबसे ऊपर आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये क्रस्ट है। ठीक है, अब क्रस्ट में जो लेयर है, एक मिनट में पेन बदल लूँ। क्रस्ट में जो लेयर है वो देखो, पहले ये अपर लेयर मान लो। ठीक है, ये अपर लेयर, ठीक, और ये अंदर वाली ये इनर लेयर, ये किसकी हो गई? ये दोनों हो गई क्रस्ट की। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब ये आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है? ये मेंटल दिख रहा है। उसके बाद ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? कोर दिख रहा है। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये पहले तो आप ये समझ लो कि जो पृथ्वी है वो हमारी भूपर्पटी जो है वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड है। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट की अगर हम लोग क्रस्ट क्रस्ट का पार्ट महासागर और महाद्वीप दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग महासागर में इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग 5 से 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक, क्रस्ट का पार्ट हम बोल रहे हैं, याद रखना शब्दों को। क्रस्ट का पार्ट महासागर में 5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अगर हम लोग महाद्वीपों की बात करें तो 30 किलोमीटर तक होता है, यानी कि 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होता है। कहाँ पर? महाद्वीपों पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग हिमालय पर्वत की बात करेंगे या फिर कोई भी पर्वतीय इलाकों की बात करेंगे तो यहीं पर इसकी मोटाई बढ़ जाती है और लगभग 70 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, तो ये क्रस्ट के बारे में आप लोग समझ चुके हो। उसके बाद अगर हम लोग मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है, मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक, तो इतना आप लोग याद रखोगे। यानी कि अब यहाँ तक जो हो गया वो क्रस्ट हो गया। अब 70 के बाद जो 80 आएगा तो 80 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की जो मोटाई या गहराई होती है तो वो क्या होती है? वो मेंटल की होती है। ठीक है, क्रस्ट के बारे में आप कुछ 2-3 चीज़ें हैं आप लोग याद रख सकते हो। क्रस्ट का ऊपरी पार्ट अगर हम लोग बात करें कि महाद्वीप पर, तो महाद्वीप पर जो क्रस्ट है वो सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। वही अगर हम लोग महासागर की बात करेंगे, ठीक है, महासागर की बात करेंगे तो सीमा याद रखो। ठीक, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग थम्स अप कर देना। ओके, फिर मेंटल की मोटाई देखो, अब मेंटल के बारे में। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स अपने खुद से कहीं ना कहीं बनाते ज़रूर चलना। मेंटल के बारे में 2-3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। पहला, इसकी मोटाई 35 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, 29 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, अब हम लोग 35 क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो 70 किलोमीटर तक बताया था। नहीं, वो पर्वतीय इलाकों में बताया था। ठीक है, हमने नॉर्मली क्या बताया कि नॉर्मली 30 किलोमीटर तक होता है, यानी कि फिर अब 35 से हम लोग 35 से 29 किलोमीटर तक मेंटल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखोगे। उसके बाद अब क्या, पृथ्वी पर सबसे बड़े भाग में, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग क्या है? मेंटल है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और आयरन से बना होता है, मैग्नीशियम और आयरन से बना होता है। ठीक, तो ये बात याद रखोगे। उसके बाद अब मेंटल की कुछ लेयर होती, अपर मेंटल भाई आप लोगों को जब मैंने बताया कि क्रस्ट अपर और इनर दोनों 2 पार्ट से बना है, तो मेंटल भी तो अपर और इनर 2 पार्ट से बना होगा। तो उसमें ही अपर मेंटल जो होता है, अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल जो होता है वो 100 किलोमीटर से लेकर और 350 किलोमीटर तक होता है। ठीक है,
तो 350 किलोमीटर तक होता है, और ये अर्धद्रव प्रकृति का होता है। अब अर्धद्रव समझ लो, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड। अब थोड़ा सा लिक्विड का मतलब क्या है कि आप लोगों ने पी और एस वेव अब दोनों याद करो, इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। पी वेव के बारे में मैंने बताया था कि तीनों मीडियम में मूवमेंट कर सकती हैं, तो ये पी वेव इससे मूवमेंट कर जाएंगी। लेकिन एस वेव के बारे में बताया था कि ये सिर्फ सॉलिड में मूवमेंट करेंगी, तो मतलब एस वेव यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। इसी से वैज्ञानिकों को पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर अंदर गहराई में जाने पर क्या होता है, मीडियम चेंज होते जाते हैं। ठीक है। और पी वेव बोलोगे कि द्रव में आ सकती है, तो पी वेव हाँ द्रव में आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को मैंने कल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कुछ जब पी वेव यहाँ पर आएंगी तो अपने मीडियम में जाकर कुछ इधर उधर फैल जाएंगी, यानी कि झुक जाएंगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है। अब इसके बाद कोर के बारे में। ठीक है। तो कोर के बारे में यानी कि अब ये 2900 किलोमीटर से लेकर और केंद्र तक की गहराई होती है लगभग 51,000 किलोमीटर, ये दे रखा है बुक में। ठीक है। तो ये इतना देख सकते हो। उसके बाद अब कोर, अगर कि हम लोग कोर की बात करें तो ये किसका बना होता है मुख्यतः, ये निकिल और आयरन का बना होता है। ठीक है। निकिल और आयरन का बना होता है। उसके बाद हम लोग कोर की ही बात करें तो इसमें आउटर, ठीक, आउटर और इनर, कोर भी दो पार्टों में डिवाइड है। आउटर और इनर दो पार्टों में डिवाइड है। आउटर जो है वो 2900 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, 5150 यहाँ तक है। ठीक है, इतना बात याद रखोगे। उसके बाद अब यहाँ तक जब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कोर की इनर लेयर होगी और वो 5150 से लेकर लगभग 6371 किलोमीटर तक होगी। ठीक, तो इतना याद रखोगे। अब इसके बाद जो पॉइंट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखो कि आउटर लेयर जो कोर की है वो क्या है, वो लिक्विड है। वो लिक्विड है, यानी कि एस वेव इसमें मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। और उसके बाद अब जो इनर कोर है वो क्या है, वो ठोस है, यानी कि वो सॉलिड है, यानी कि एस वेव इसमें मूवमेंट कर लेंगी। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, आई होप। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग 2-3 फैक्टर्स की और बात करेंगे। अब देखो, ऐसे ही बुक में कहीं पॉइंट वाइज लिखते जाना या फिर अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि गहराई पर जाने पर बढ़ता जाएगा। ठीक, जितना हम लोग गहराई में जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, ठीक, दाब की बात करें, तो गहराई पर ये भी दाब जितना आप लोग गहराई में जाओगे उतना ही दाब भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इनर कोर सॉलिड की क्यों है? अब आप लोग बोलोगे कि जब मैम आप लोगों ने आपने पढ़ाया कि कोर जो है वो ऊपर जो है वो क्या है, वो द्रव है, यानी कि एस वेव इसमें नहीं आ पाती पर नीचे चली जाती है। वो क्यों? क्योंकि ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से सारी लेयर्स का जो दाब है वो प्रेशर पड़ रहा है कि अंदर वो जो है एकदम सिमट के क्या हो जाती है, वो ठोस हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे। उसके बाद अगर हम लोग घनत्व की बात करें, है ना, घनत्व की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट, फिर मेंटल, ठीक, और फिर कोर, यानी कि कोर का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, उसके बाद मेंटल है, फिर क्रस्ट है। ठीक, तो इतना ये इसी तरह आप लोग अपनी बुक में लिख दे सकते हो, छोटा छोटा पॉइंट करके। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, एक चीज़ ये क्या है कि मान लो कि ये पृथ्वी का टुकड़ा है। ठीक, अब इसके 3 पार्ट हैं। पहला कौन सा? क्रस्ट। ठीक, अब क्रस्ट में भी अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो। ठीक, ये अपर और ये इनर। ठीक, फिर ये मेंटल, अब यहीं से मेंटल हो गया। ठीक, मेंटल में भी ये अपर हो जाएगा और ये इनर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये कोर है। ठीक है, इसमें ये अपर और ये इनर। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। अब देखो, एक आप लोगों ने सुना होगा शब्द असंबद्धता। ठीक, यानी कि डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब एक आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। ऐसे ही पहले आप लोग याद रखो कॉनरॉड, ये शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनाते चलो पास में ही कहीं। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, ठीक, डिसकंटिन्यूटी ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इसमें कौन सी 2 लेयर होती हैं? आउटर क्रस्ट, ठीक है, और इसमें इनर क्रस्ट। तो अब आप लोगों को कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी के लिए क्वेश्चन आए तो याद रखना आउटर और इनर क्रस्ट को आपस में जोड़ता है।
ठीक है। उसके बाद अब मोहो और डिसकंटिन्यूटी, तो मोहो और डिसकंटिन्यूटी किसको जोड़ती है? आउटर क्रस्ट, मोहो, मोहो क्या? आउटर क्रस्ट, और उसके बाद क्या? इनर, नहीं आउटर मेंटल, ठीक, आउटर मेंटल, तो याद रखना। उसके बाद आती है फिर गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग, अब गुटेनबर्ग क्या है? गुटेनबर्ग जो है वो किसको? इनर मेंटल, इनर मेंटल और आउटर कोर, ठीक है। उसके बाद लेहमान आती है, लेहमैन, ठीक, इसमें आउटर और इनर कोर, ठीक। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और याद हो गई हैं। बाकी अब हम लोग कल मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।